हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अबाउ। दिस इज लेक्चर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में देखे थे, लाइक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल आयन इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड एंड लास्टली लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस और उनका इफेक्ट क्या होता है पोलराइजेबिलिटी के ऊपर एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर, वो हमने देखा था। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट acidity and basicity of organic compounds and the factors influencing it। एसिडिटी एंड बेसिसिटी के बहुत सारे डेफिनेशंस है। सबसे कॉमन डेफिनेशन कौन सा है? सबसे कॉमन डेफिनेशन है आरहेनियस डेफिनेशन एंड दिस कंसेप्शन इज लाइक फिश इन वाटर, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन छोड़ के बाकी कोई भी जगह पे आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अकॉर्डिंग एसिडिटी एंड बेसिसिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्शन, जो भी स्पीसीज एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन प्रोवाइड करता है दैट इज एसिड, एंड जो भी कंपाउंड OH- प्रोवाइड करता है इन एक्वस सोल्यूशन दैट इज बेस। नाउ द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी इज ब्रोंस्टेड-लाउरी डेफिनेशन। ब्रोंस्टेड-लाउरी, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इफ एनी स्पीसीज डोनेट्स H+, अगर वो H+ डोनर है, ये कंपलसरी नहीं है कि उसको एक्वस सोल्यूशन में ही रहना पड़ेगा। वो कोई भी मीडियम में अगर H+ डोनेट कर सकता है, देन द H+ डोनर विल बी कॉल्ड एसिड एंड H+ एक्सेप्टर will be considered base according to this Bronsted-Lowry definition. The third and most important definition is Lewis acid-base definition. Lewis definition of acid-base, according to this, electron donors are considered as base, whereas electron acceptor अगर कोई species है, then हम उसको क्या consider करेंगे? हम उसको acid consider करेंगे। सो दिस टू पर्टिकुलर डेफिनेशन, एक है ल्यूइस एसिड बेस्ड डेफिनेशन और एक है ब्रॉन्स्टेड-लाउरी डेफिनेशन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इनको ध्यान में रखिएगा। और फोर्थ अनदर डेफिनेशन इज लक्स फ्लड एसिड बेस्ड कंसेप्ट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अगर कोई स्पीसीज O2- यानी कि ऑक्साइड एनायन डोनेट करता है, O2- डोनर है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज बेस। और अगर वो ऑक्साइड एनायन को एक्सेप्ट करता है, ऑक्साइड एनायन एक्सेप्टर के तौर पे काम करता है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एसिड। नाउ सपोज आपके पास एक स्पीसीज है HA, इट कैन बी डिसोसिएटेड लाइक दिस H+ और A- में ये HA स्पीसीज डिसोसिएट होकर रह सकता है। तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा? K होगा H+ का कंसेंट्रेशन इंटू A- का कंसेंट्रेशन by HA का concentration. Now this is called equilibrium constant, but for this particular case this will be called Ka or acid dissociation constant. This is called acid dissociation constant, और ये important क्यों है? क्योंकि ये acid का strength को denote करता है। For every acid there is a value of acid dissociation constant. उसका अगर आप माइनस लॉगरिदम लोगे, -log to the base 10 of Ka is considered as pKa value of that particular acid. अब pKa वैल्यू जितना ज्यादा होगा, एसिडिटी उतना कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि Ka वैल्यू एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, और Ka जितना हायर होगा आप उसका लॉग वैल्यू लोगे और उसका माइनस करोगे तो वो क्या हो जाएगा? pKa वैल्यू उतना लोअर आ जाएगा। सो Ka वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू, और इसीलिए pKa वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। नाउ टेक दिस पर्टिकुलर स्पीसीज HA, और अब बताओ कि HA का कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस क्या होगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्शन एसिडिटी और बेसिसिटी को जज करने के लिए। एक है कंजुगेट एसिड आप कैसे फॉर्म करोगे कोई स्पीसीज का, और कंजुगेट बेस कैसे फॉर्म करोगे। उसके पहले आप एक चीज समझ लो, ये जो HA है इसको हमने एसिड, हमने ऐसे तो बोल दिया कि ये एसिड है, लेकिन दिस इज अ नॉर्मल स्पीसीज विच कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। कोई भी रिलेशन, कोई भी डेफिनेशन केमिस्ट्री में हमेशा क्या होता है? रिलेटिव डेफिनेशन होता है। सो HA हो सकता है कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन में, एक पर्टिकुलर मीडियम में एज एन एसिड एक्ट करे, लेकिन वही HA हो सकता है कि दूसरे कोई रिएक्शन या मीडियम में एज ए बेस एक्ट करे। सो हम HA को क्या बोल सकते हैं? HA को एसिड या बेस ना बोल के इसको सिंपली एक स्पीसीज बोल सकते हैं। तो HA अगर एक सिंपली स्पीसीज है तो उसका कंजुगेट बेस हम कैसे फॉर्म करेंगे और उसका कंजुगेट एसिड हम कैसे फॉर्म करेंगे। कंजुगेट बेस फॉर्म करने के लिए क्या होता है, ये आप लिख लो, नोट कर लो। कंजुगेट बेस फॉर्म करने के लिए आपको एक H+ वहां से माइनस करना है।
एक H प्लस आयन को रिमूव करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A माइनस। दिस इज द कंजुगेट बेस ऑफ HA स्पीसीज। वैसे ही अगर आपको कंजुगेट एसिड प्रोड्यूस करना है तो क्या करोगे आप, एक H प्लस आयन को आप एडिशन करोगे, ऐड करोगे HA के साथ, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी AH2 प्लस। दिस विल बी योर कंजुगेट एसिड ऑफ HA स्पीसीज। अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में आएंगे, एक ऑर्गेनिक स्पीसीज लेंगे और कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस के कंसेप्शन कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मिथानॉल, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक स्पीसीज मिथानॉल। अब मिथानॉल के अगर कंजुगेट बेस हमें फॉर्म करना है तो वो क्या होगा, दैट विल बी CH3O माइनस। एक हाइड्रोजन हमने माइनस कर दिया, रिमूव कर दिया। वैसे ही मिथानॉल के अगर हमें कंजुगेट एसिड फॉर्म करना होगा तो हम क्या करेंगे, एक H प्लस ऐड करेंगे तो हो जाएगा CH3OH2 प्लस। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज आप नोटिस करो, ये जो प्लस साइन है दैट इज ऑन ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस होने के वक्त जो H प्लस एकोमोडेशन हुआ है वो किसने किया है, ऑक्सीजन का लोन पेयर ने किया है। तो ये प्लस चार्ज कहाँ पे है, ये प्लस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो अब हम इसको नाम देते हैं सपोज A, B और C। अब आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए, आपको क्वेश्चन दिया जाए कि A एंड B का एसिडिटी ऑर्डर बताओ, A एंड B में कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है एंड कौन सा वीकर एसिड है, ये आप बताओ, एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा। आप क्या करोगे, उसके लिए आप रूल लिख लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज टू कंपेयर एसिडिटी, टू कंपेयर एसिडिटी, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ। एसिडिटी को कंपेयर करने के लिए कौन सा चीज कंपेयर करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ देयर कंजुगेट बेस, देयर कंजुगेट बेस। और जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल द कंजुगेट बेस, मोर स्टेबल द, मैं सी बेस ऐसे करके लिख रहा हूं, कंजुगेट बेस, मोर द एसिडिटी ऑफ दैट स्पीसीज, मोर द एसिडिटी ऑफ द स्पीसीज, मतलब जिसका ये कंजुगेट बेस है। और इसके बाद क्या रूल है, दूसरा रूल है वाइस वर्सा। बस आप वाइस वर्सा लिख लो, हो गया दूसरा रूल। वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि टू कंपेयर एसिडिटी की जगह क्या हो जाएगा, इसी रूल में टू कंपेयर एसिडिटी के जगह हो जाएगा बेसिसिटी। टू कंपेयर बेसिसिटी, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ देयर कंजुगेट एसिड, यहाँ पे हो जाएगा कंजुगेट एसिड। और मोर स्टेबल द कंजुगेट एसिड, यहाँ पे हो जाएगा मोर स्टेबल द कंजुगेट एसिड, मोर द बेसिसिटी ऑफ द स्पीसीज, यहाँ पे हो जाएगा बेसिसिटी। सो ये है दूसरा रूल, इसको मैंने वाइस वर्सा करके लिखा है। अब हमारे पास स्पीसीज क्या है, ए और बी, ये दोनों स्पीसीज है। कौन सा दो स्पीसीज है, एक है CH3OH2 प्लस और एक है CH3OH। अब इन दोनों का हमें क्या करना होगा, एसिडिटी ऑर्डर कंपेयर करना होगा। और हम किस तरीके से करेंगे, हम इस रूल को अप्लाई करके करेंगे। वैसे मैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर एक कंसेप्शन आपको बता के उसको अप्लाई करके दिखा रहा हूं, इसलिए इस रूल से हम एसिडिटी कंपेयर कर रहे हैं। नहीं तो सीधा सीधा हम यहाँ पे क्या कहते, सीधा सीधा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि CH3OH2 प्लस और CH3OH, इन दोनों में एक पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर रिसाइड कर रहा है जो कि अनस्टेबल है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि negative charge is more stable, negative charge is more stable on more electronegative atom, more electronegative atom, एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उतने आसानी से रिसाइड कर पाएगा। लेकिन ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रिसाइड नहीं कर सकता। सो ये स्पीसीज क्या हो गया, ये स्पीसीज हो गया अनस्टेबल स्पीसीज। अनस्टेबल किसके रेस्पेक्ट में, इस स्पीसीज के रेस्पेक्ट में, नॉर्मल मिथानॉल के रेस्पेक्ट में दिस स्पीसीज इज अनस्टेबल। तो अगर अनस्टेबल है तो ये क्या करने का कोशिश करेगा, तो CH3OH2 प्लस ये ऐसा कोशिश करेगा कि मैं एक H प्लस छोड़ के नॉर्मल CH3OH में कन्वर्ट हो जाता हूं। ये कोशिश करेगा एक H प्लस आयन को मीडियम में लीव करने का। और ब्रॉन्स्टेड लाउरी डेफिनेशन वाइज एसिड बेस का जितने भी डेफिनेशन था उसमें से एक था ब्रॉन्स्टेड लाउरी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन हमने क्या देखा था कि H प्लस डोनर इज कंसिडर्ड एसिड और H प्लस एक्सेप्टर इज कंसिडर्ड बेस। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे CH3OH2 ये हो गया H प्लस डोनर। सो दिस विल बी मोर एसिडिक स्पीसीज। तो इसका एसिडिटी ज्यादा होगा किससे, नॉर्मल मिथानॉल से ज्यादा होगा।
ऐसे डायरेक्टली आप इस कंसेप्शन को काम में लगा सकते हो, लेकिन मैं कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी के यूज करके आपको ये बताना चाहता हूं। तो चलिए देखते हैं कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी क्या होगा। वहां पे हमें और एक नया चीज सीखने को मिलेगा। कंजुगेट बेस, हमारे पास क्या दो स्पीसीज है, ए और बी। ए है CH3OH2 प्लस और बी क्या है, बी है CH3OH। इन दोनों का एसिडिटी हमें कंपेयर करना होगा। ये है ए और ये है बी। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप कंपेयर करना है स्टेबिलिटी ऑफ देयर कंजुगेट बेस। तो पहले तो आप कंजुगेट बेस बनाओ। इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, हम कैसे बनाते हैं कंजुगेट बेस, एक H प्लस को आप यहां से रिमूव कर दो तो इसका कंजुगेट बेस होगा CH3OH, और यहां से भी आप एक H प्लस को रिमूव कर दो तो इस स्पीसीज का कंजुगेट बेस होगा CH3O-। तो दिस इज कंजुगेट बेस ऑफ बी, दिस इज कंजुगेट बेस ऑफ बी। ये है बी मॉलिक्यूल और ये है ए मॉलिक्यूल, एंड दिस इज कंजुगेट बेस ऑफ ए मॉलिक्यूल। अब बताओ कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। देयर इज अ वेरी सिंपल रूल दैट अगर आपके पास कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कंपाउंड है, that will be always much more stable than any charged compounds. Neutral species is always more stable than any charged species. ये मैंने आपको लेक्चर 3 में शायद रेजोनेंस में भी बताया था। तो यहाँ पे कौन सा वाला स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियसली CH3OH ज्यादा स्टेबल होगा देन CH3O-। तो कंजुगेट बेस ऑफ ए इज मोर स्टेबल, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल आप यहाँ पे देखो, मोर स्टेबल द कंजुगेट बेस मोर द एसिडिटी ऑफ द रिलेटेड स्पीसीज। तो ए स्पीसीज का एसिडिटी ज्यादा होगा। सो ए स्पीसीज कौन सा है, CH3OH2। सो एसिडिटी कंपैरिजन होगा CH3OH2 प्लस, इसका एसिडिटी इज ग्रेटर देन नॉर्मल मिथानॉल। ठीक है, अब हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी। कौन से दो स्पीसीज का, आप यहाँ पे देखो, हमने एक तरफ कंजुगेट एसिड बना लिया था, दूसरे तरफ कंजुगेट बेस बनाया था। तो हम अभी बी और सी मतलब मिथॉक्साइड एनायन और न्यूट्रल मिथानॉल, इन दोनों का बेसिसिटी कंपैरिजन करेंगे। आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि CH3OH एंड मिथॉक्साइड एनायन, इन दोनों का बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा। आप कैसे अप्रोच करोगे, बेसिसिटी ऑर्डर देखने के लिए क्या करना पड़ता है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ, आपको स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना पड़ेगा ऑफ द कंजुगेट एसिड्स। तो इसका कंजुगेट एसिड कौन सा है, ये है स्पीसीज बी और ये है स्पीसीज ए, सॉरी ये ए नहीं है, दिस विल बी स्पीसीज सी। सो बी का कंजुगेट एसिड होगा, एसिड के लिए हम क्या करते हैं, H प्लस एडिशन करते हैं। सो CH3OH2 प्लस, और ये जो स्पीसीज है फॉर स्पीसीज सी, यहाँ पे अगर हम H प्लस एडिशन करें तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा मिथानॉल। तो ये हो गया कंजुगेट एसिड ऑफ स्पीसीज बी और ये हो गया कंजुगेट एसिड ऑफ स्पीसीज सी। अब बताओ सी और बी के जो कंजुगेट एसिड है उन दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ऑब्वियसली ये है चार्ज स्पीसीज, ये है न्यूट्रल स्पीसीज। तो मैंने अभी क्या बताया था, न्यूट्रल स्पीसीज का स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगा। वैसे भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर एक प्लस चार्ज है, विच इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये अनस्टेबल है। सो दिस स्टेबिलिटी विल बी मच मोर देन द CH3OH2 प्लस। और अगर इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है दूसरे स्पीसीज से, तो इसके रिगार्डिंग जो स्पीसीज है CH3O- दैट इज सी, उसका बेसिसिटी भी ज्यादा होगा। तो सी का बेसिसिटी इज ग्रेटर देन बी, मतलब CH3O- इसका बेसिसिटी विल बी ग्रेटर देन CH3OH। इसको हम दूसरे एक तरीके से कैसे देख के ही बता सकते थे, लुईस एसिड बेस डेफिनेशन अगर आपको याद है, अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है बेस, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है एसिड। अब आपके पास जो दो स्पीसीज था CH3O- और CH3OH, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली दिस विल बी द कैपेसिटी, क्योंकि CH3O- के पास अलग से एक नेगेटिव चार्ज है जो कि CH3OH के प्लस नहीं है। सो दिस विल बी अ हायर बेसिसिटी, दिस विल हैव अ हायर बेसिसिटी देन दिस कंपाउंड। नाउ अनदर कंपैरिजन बिटवीन टू स्पीसीज CH3OH2 प्लस और CH3NH3 प्लस, इन दोनों में आप कंपेयर करो एसिडिटी का, इनका एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा। कैसे कंपेयर करोगे, यहाँ पे आप कंजुगेट
क्या बनाओगे, एसिड बनाओगे या बेस बनाओगे? आप यहाँ पे कंजुगेट बेस बनाओगे, वो ज्यादा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इनके पास एक एक H प्लस एक्स्ट्रा है, देख के ही पता चल रहा है। तो हमें एक एक H प्लस रिमूव करके उसका कंजुगेट बेस बना के फिर स्टेबिलिटी को जज करना चाहिए। नहीं तो आप दूसरा एक तरीका कर सकते हो। आप दूसरा तरीका कौन सा अपनाओगे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज कौन सा है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज देन नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा या फिर नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा? अब क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, इन दोनों के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं रहेगा। दिस इज एन अनफेवरेबल सिचुएशन। फिर भी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। सो समवट नाइट्रोजन प्लस विल बी मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन प्लस। ये होगा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। मतलब O के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, और अगर ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाए तो CH3OH2 क्या करेगा? ये एक हाइड्रोजन प्लस को हमेशा रिमूव करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा लाइक दिस। और जो हाइड्रोजन प्लस डोनेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लाउरी डेफिनेशन, दैट इज कंसिडर्ड एज एन एसिड। सो आंसर क्या होगा? आंसर होगा CH3OH2 इज अ ग्रेटर एसिड देन CH3NH3। अब हम देखेंगे कुछ फैक्टर्स दैट कैन affect the acidity and basicity. Factors that can influence acidity and basicity. First factor कौन सा है? First factor है, factor number 1 is hybridization. Hybridization में क्या है? Hybridization हमने लेक्चर नंबर 2 में ही कवर कर दिया था। Hybridization में जनरली sp, sp2 एंड sp3, ये तीन हाइब्रिडाइजेशन के साथ हमें डील करना पड़ता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको dsp2, sp3, d2 ये सब आएगा। अब यहाँ पे आपके पास अगर तीन मॉलिक्यूल है, आपके पास अगर एक है एसिटिलीन मॉलिक्यूल, एक है इथिलीन मॉलिक्यूल और एक है इथेन मॉलिक्यूल, और अगर कहा जाए कि इन तीन मॉलिक्यूल का एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, तो कैसे हाइब्रिडाइजेशन इन तीन स्पीसीज का एसिडिटी ऑर्डर अफेक्ट करेगा? C2H2 का स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज C2H2 स्ट्रक्चर, ये है sp हाइब्रिडाइज्ड। इन केस ऑफ इथिलीन, ये है इथिलीन का स्ट्रक्चर जहां पे कार्बन का, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp2। और इन केस ऑफ इथेन, इथेन में जो दो कार्बन है, ईच ऑफ दोज कार्बन हैज हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3। अब sp, sp2 एंड sp3 में s कैरेक्टर कितना है? s कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट इन सो मेनी केसेस इन बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम धीरे धीरे देखेंगे, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों ऐसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। s ऑर्बिटल का जो शेप होता है दैट इज स्फेरिकल शेप, और एटम में अगर आप सोचो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बीच में क्या रहता है? न्यूक्लियस। उसके बाद शेल्स रहते हैं, KLMN ऐसे शेल्स रहते हैं, और हर एक शेल में SPDF ऐसे करके ऑर्बिटल्स रहते हैं। तो SP, D और F ऑर्बिटल्स में ओनली S ऑर्बिटल का शेप है स्फेरिकल, बाकी सबका शेप है डम्बल काइंड ऑफ शेप। तो डम्बल शेप एंड स्फेरिकल शेप में कॉम्पैक्ट कौन सा है? कॉम्पैक्ट है स्फेरिकल शेप। तो अगर कोई शेप कॉम्पैक्ट है तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन द अदर शेप्स। और न्यूक्लियस के जितना करीब रहेगा कोई ऑर्बिटल, उसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी उतना ज्यादा होगा, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसीलिए इस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतना ज्यादा होगा। और हमें क्या पता है? एसिडिटी एंड बेसिसिटी के जितने भी हमने डेफिनेशंस देखे थे उनमें एक है लुईस बेस एंड लुईस एसिड डेफिनेशन, जहां पे लुईस बेस क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर्स कंसिडर्ड एज लुईस बेस एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर कंसिडर्ड एज लुईस एसिड। तो जिस स्पीसीज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा हो मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एक्सेप्ट करना चाहेगा, दैट विल बी अ गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब वो ज्यादा अच्छा लुईस एसिड होगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। और अभी हमने क्या देखा कि इस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं कि इस कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा दैट विल बी अ वेरी गुड एसिड। सो फॉर द थ्री स्पीसीज, आपको जो तीन स्पीसीज दिया गया है इन तीनों में एसिडिटी किसका ज्यादा होगा?
sp में s कैरेक्टर कितना है, sp में sp हाइब्रिडाइज्ड में s कैरेक्टर है 50%, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर है 33.3% और sp3 में s कैरेक्टर है 25%। सो ऑब्वियसली एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है sp में, उसके बाद sp2 में और आखिरी में sp3 में। सो एसिटिलीन विल बी मोर एसिडिक देन C2H4 मतलब इथिलीन, एंड इथिलीन विल बी मोर एसिडिक देन इथेन। ये होगा इसका एसिडिटी ऑर्डर। सो हमने ये देख लिया कि एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। लेकिन अब हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे और जिसके चलते हमें दो चीज सीखने को मिलेगा। वन इज कॉल्सन थ्योरम या फिर कॉल्सन मोटिव थ्योरम फॉर साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स के हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए उसके बारे में कॉल्सन मोटिव का जो थ्योरम है वो थ्योरम के बारे में हमें सीखने को मिलेगा। और दूसरा एक स्पेशल काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp5 हाइब्रिडाइजेशन, ये कैसे जनरेट होता है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि आपके पास अगर साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल है और साथ में आपका नॉर्मल प्रोपेन मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH3, इन दोनों में एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, एसिडिटी ऑर्डर इन दोनों में क्या होगा हम कैसे करेंगे। इस कैरेक्टर यानी कि हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे सबसे पहले। साइक्लोप्रोपेन में आप देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। और नॉर्मल प्रोपेन में भी कोई भी कार्बन उठा के आप देख लो वहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। तो अपेरेंटली यहाँ पे भी हर एक कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है और यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज इन केस ऑफ साइक्लोएल्केन्स, for this kind of cycloalkanes there is a factor called strain residing in the interior angles। जो इंटीरियर एंगल है वहां पे एक एंगल स्ट्रेन जनरेट होता है और ये एंगल स्ट्रेन एग्जिस्ट करने का रीजन क्या है, क्योंकि फॉर द नॉर्मल मॉलिक्यूल्स, नॉर्मल चेन मॉलिक्यूल्स लाइक दिस नॉर्मल प्रोपेन, जहां पे हाइब्रिडाइजेशन है sp3 वहां पे एंगल कितना होना चाहिए, एंगल होना चाहिए 109.5 डिग्री और एक्चुअल एंगल भी वही है sp3 हाइब्रिडाइज्ड नॉर्मल प्रोपेन के केस में। बट इन केस ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल्स देयर इज ए डेविएशन फ्रॉम दिस एंगल। कितना डेविएशन होता है, अगर यहाँ पे 3 एंगल है then each angle will be 180/3, so 60 डिग्री अप्रोक्सीमेट एंगल। अब ये जो 60 डिग्री है that is nothing but इंटर-न्यूक्लियर एंगल। दिस इज इंटर-न्यूक्लियर एंगल मतलब C बॉन्ड C बॉन्ड C, इन तीनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आप ध्यान से सुनो, दिस इज नॉट इक्वल्स टू इंटर ऑर्बिटल एंगल। इंटर ऑर्बिटल एंगल क्या होता है, कोई भी बॉन्ड ऑर्बिटल के ओवरलैप से ही बनता है। लेक्चर 1 में मैंने डिटेल्स में 3D पिक्चर देके एक्सप्लेन किया था। तो ये जो C बॉन्ड C है वो भी कैसे बनना चाहिए, आप नॉर्मल प्रोपेन को ही ले लो, हम साइक्लिक प्रोपेन में बाद में आते हैं। साइक्लोप्रोपेन में, नॉर्मल प्रोपेन में अरेंजमेंट क्या है, sp3 अरेंजमेंट है, मतलब वो क्या है, मतलब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में रहेगा। सो फॉर द मिडिल कार्बन हम ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर द मिडिल कार्बन यहाँ पे एक तरफ H, एक तरफ दूसरा H, यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे एक CH3, ऐसे हम नॉर्मल प्रोपेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन दिस पर्टिकुलर केस आप CH बॉन्ड को ले लो, HCH बॉन्ड को, HCH बॉन्ड एंगल अगर हम कह रहे हैं कि 109.5 डिग्री है, इसका मतलब ऑर्बिटल ओवरलैप के बाद जो एंगल बना है, ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, C का यहाँ पे गया एक sp3 ऑर्बिटल, यहाँ पे एक sp3 ऑर्बिटल और यहाँ पे और एक हाइड्रोजन ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। तो ये जो ऑर्बिटल है sp3 और उसके साथ हाइड्रोजन का ओवरलैप, उनके बीच में भी एंगल होगा 109.5 डिग्री। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक्चुअल इंटर न्यूक्लियर एंगल और बॉन्ड एंगल मतलब इंटर ऑर्बिटल एंगल दोनों ही है 109.5 डिग्री। लेकिन इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन, इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन, इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे जो ओवरलैप होता है वो बहुत ही मिनिमल होता है बिकॉज ऑफ द एंगल स्ट्रेंथ। अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने का कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पे ये बॉन्ड क्या है, देखो यहाँ पे 2 तरीके का बॉन्ड है। एक है हम जिसको कैलकुलेट करके 60 डिग्री बता रहे थे,
कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड जो हाइपोथेटिकल है और हम इसको बता रहे थे कि ये 60 डिग्री है, और दूसरा है 60 डिग्री होने के लिए इंस्टेड ऑफ 109.5 डिग्री हमारे पास 60 डिग्री एंगल है, और उसके लिए डायरेक्ट ओवरलैप of the sp3 hybridized orbital of two carbon atoms cannot happen. डायरेक्ट स्ट्रेट चेन अगर ओवरलैप होता तो इंटर ऑर्बिटल एंगल भी 60 डिग्री ही होता, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस क्योंकि ऑर्बिटल ओवरलैप ही कुछ इस तरीके से हुआ है तो हमारे पास है बेंट बॉन्ड। ये स्ट्रेट बॉन्ड नहीं जनरेट होता, स्ट्रेट ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल्स नहीं होता, बेंट ओवरलैप होता है, और ये बेंट बॉन्ड के वजह से हमारा इंटर ऑर्बिटल एंगल, यहाँ पे मैंने जो लिखा है कि इंटर न्यूक्लियर एंगल इज नॉट इक्वल्स टू इंटर ऑर्बिटल एंगल, तो इंटर ऑर्बिटल एंगल इज ग्रेटर देन इंटर न्यूक्लियर एंगल। ग्रेटर क्यों? यहाँ पे आप देखो डिफरेंस कितना है, ये हो गया 60 डिग्री, दिस इज द 60 डिग्री एंगल विच इज इंटर न्यूक्लियर, लेकिन बाकी का जो पोर्शन है, ये जो बाकी का पोर्शन है, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, ये दोनों का वेटेज कितना है कैलकुलेट करके देखा गया है, कोल्सन थ्योरी से कैलकुलेट करके देखा गया है, दिस इज 21 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। तो एक्चुअल इंटर ऑर्बिटल एंगल कितना होगा? एक्चुअल इंटर ऑर्बिटल एंगल होगा 60 डिग्री प्लस 21 डिग्री प्लस 21 डिग्री, कितना होगा? 102 डिग्री। दिस इज द इंटर ऑर्बिटल एंगल। अब हम आएंगे कोल्सन कैलकुलेशन में। कोल्सन क्या कहता है? कोल्सन कहता है कि आप थियोरिटिकल जो हाइब्रिडाइजेशन करते हो वो थियोरिटिकल हाइब्रिडाइजेशन साइक्लो एल्केन के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, वहां पे दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आपको कंसीडर करना पड़ेगा। दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? एक है CH बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा है CC बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि साइक्लो एल्केन में HCH एंगल का वैल्यू कुछ अलग होगा और CCC एंगल इसका वैल्यू कुछ अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल आप साइक्लो एल्केन साइक्लोप्रोपेन के केस में ही देख लो, यहाँ पे जो बाहर HCH एंगल है, दिस एंगल, या फिर ये जो HCH एंगल है, या फिर जो ये HCH एंगल है, इनका वैल्यू कितना है? दिस हैज वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेटली 118 डिग्री, या फिर कैलकुलेशन के आसानी के लिए आप इसको 120 डिग्री भी एज्यूम कर सकते हो। और बीच का एंगल कितना है? बीच का जो एंगल है इंटर ऑर्बिटल एंगल, वो हमने अभी कितना निकाला? अभी हमने कैलकुलेट किया 102 डिग्री, ये है उसका बीच का एंगल। अब अगर 102 डिग्री है CCC, ये बॉन्ड एंगल है 102 डिग्री, तो CC बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? हियर कम्स द कोल्सन इक्वेशन। कोल्सन इक्वेशन के मुताबिक अगर आपके पास ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन है SPX, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन है, आपको पता नहीं है कि X कितना है, X आपके पास अननोन है। अगर SPX आपका हाइब्रिडाइजेशन है कोई पर्टिकुलर बॉन्ड का, लाइक CC इन साइक्लो एल्केन साइक्लोप्रोपेन, तो अकॉर्डिंग टू कोल्सन आप लिख सकते हो कि 1 प्लस X cos अल्फा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब यहाँ पे अल्फा क्या है? अल्फा है द CCC बॉन्ड एंगल, जो कि इन दिस केस, इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन हमें पता है 102 डिग्री है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे? 1 प्लस एक्स का वैल्यू हमें पता नहीं, बाकी cos 102 डिग्री इक्वल्स टू 0। cos 102 डिग्री का वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है -0.2 अप्रोक्सीमेटली। तो इसका वैल्यू, x का वैल्यू होगा 1/0.2, दैट इज इक्वल्स टू 5। तो x का वैल्यू कितना आया? 5। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? हमने एज्यूम क्या किया था? हमने एज्यूम किया था कि साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल में CCC, ये तीनों के बीच में इंटर ऑर्बिटल एंगल 102 डिग्री है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन हमें पता नहीं। इसका दो तरीके का हाइब्रिडाइजेशन है, एक है CH बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन, ये भी हमें पता नहीं, और एक है CC बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन, ये भी हमें पता नहीं। हमें पता क्या था? CCC बॉन्ड एंगल इंटर ऑर्बिटल एंगल इज 102 डिग्री। तो अभी हमें CC बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन मिल गया sp5, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CC बॉन्ड। तो CC बॉन्ड का S कैरेक्टर कितना होगा? हमें पता है अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो S कैरेक्टर कितना होता है? 50%। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो S कैरेक्टर कितना होता है? 33.3%। और ये हम कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं 100 को
डिवाइड करके बाई एस के ऊपर और पी के ऊपर जितना भी सफिक्स में वैल्यू है वो ऐड करके। यहाँ पे जैसे एसपी के केस में 1 + 1 तो ये हो गया 50। इन केस ऑफ sp2 हम क्या करते हैं 100/1 + 2 तो ये हो गया आपका 33.3। तो वैसे ही sp5 अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन है तो इस कैरेक्टर कितना होगा 100 को आप डिवाइड करो 1 + 5 यानी कि 6 से, ये आपका आ जाएगा 16.67%। तो इस कैरेक्टर हो जाएगा 16.67% फॉर विच बॉन्ड फॉर CC बॉन्ड। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए CH बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है हमें पता नहीं, sp(y) मान लेते हैं, और इसका S कैरेक्टर कितना है वो भी पता नहीं। और हमें CH बॉन्ड का ही S कैरेक्टर क्यों चाहिए, CC बॉन्ड का S कैरेक्टर तो हमें मिल गया, इसका S कैरेक्टर मिला 16.67। इससे काम क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आप देखो आप क्या जज कर रहे हो, आप एसिडिटी जज कर रहे हो किसका, एक तो साइक्लोप्रोपेन का और दूसरा नॉर्मल जो प्रोपेन मॉलिक्यूल है इनका, इन दोनों का कंपेयर कर रहे हो। एसिडिटी का मतलब क्या है, बाई ब्रॉन्स्टेड लाउरी डेफिनेशन एसिडिटी का मतलब है जो H+ को डोनेट करेगा, H+ डोनर दैट विल बी एक्सेप्टेड और कंसिडर्ड एज अ गुड एसिड। तो H+ डोनेशन होगा कहां से, H+ डोनेशन होगा ऑब्वियसली CH बॉन्ड से, CC बॉन्ड से H+ थोड़ी डोनेशन होगा, CH बॉन्ड से होगा। तो CH बॉन्ड का हमें इस कैरेक्टर जानना है, और जैसे कि हमने देखा था कि इस कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो उसका एसिडिटी भी ज्यादा होगा, इस कैरेक्टर से एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम इस कैरेक्टर ऑफ CH बॉन्ड कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा, कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम के साथ जितने भी बॉन्ड लगा हुआ है, जनरली 4 बॉन्ड होता है कार्बन एटम का, सो उन चारों बॉन्ड के जो इस कैरेक्टर होगा उसका समेशन हमेशा होना चाहिए 100। उसका इस कैरेक्टर का समेशन इन परसेंटेज टर्म्स हमेशा 100 होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और इसके साथ और एक क्या क्राइटेरिया है, उसका जो पी कैरेक्टर होगा परसेंटेज पी कैरेक्टर, उसका भी समेशन 100% होना चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर कार्बन एटम। तो इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन ऑल्सो, इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन ऑल्सो, यहाँ पे आप कोई भी एक कार्बन एटम ले लो, इस कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन और दोनों तरफ यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इसके पास कितना बॉन्ड है, 2 है कार्बन कार्बन बॉन्ड और 2 है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड का इस कैरेक्टर कितना है 16.67, लेकिन ये एक कार्बन कार्बन बॉन्ड का है, हमें क्या चाहिए, हमें 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड का चाहिए। तो 16.67 इंटू 2 प्लस हमारे पास 2 CH बॉन्ड है, तो उसके लिए 2 इंटू हमें पता नहीं तो हम मान लेते हैं कि इस कैरेक्टर को हम इससे ही एज्यूम करते हैं इक्वल्स टू 100, ऐसा होना चाहिए। सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आप देखना इसका वैल्यू आएगा 33.33, इसका वैल्यू आएगा 33.33%। मतलब ये जो इस कैरेक्टर है फॉर CH बॉन्ड वो कितना आया, CH बॉन्ड का पर CH बॉन्ड इस कैरेक्टर आया 33.33%। और ये किसके साथ फैमिलियर है, आपने देखा होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इस कैरेक्टर कितना होता है 33.33%। सो दिस इज फैमिलियर विथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये जो 2 बॉन्ड है CH, दिस CH बॉन्ड और दिस CH बॉन्ड, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। और sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो HCH बॉन्ड एंगल कितना होगा, HCH बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। 360 को आप 3 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। अब आप देखिए कि साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल में जो CH बॉन्ड का इस कैरेक्टर है दैट इज 33.33%, और जो नॉर्मल प्रोपेन है CH3 CH2 CH3, नॉर्मल प्रोपेन में कोई भी CH बॉन्ड का इस कैरेक्टर कितना है, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इस कैरेक्टर होगा ऑब्वियसली 25%। अब कौन सा ज्यादा है, दिस इज मोर देन द इस कैरेक्टर ऑफ नॉर्मल प्रोपेन, 33% 25% से ज्यादा है। और हमें क्या पता है कि इस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑल्सो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। सो इस कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल का एसिडिटी नॉर्मल प्रोपेन मॉलिक्यूल से ज्यादा होता है। और ये कंसेप्शन और भी एक जगह पे यूज हो सकता है, कौन से जगह पे, मैंने आपको अभी अभी बॉन्ड एंगल दिखाया कि यहाँ पे जो HCH बॉन्ड एंगल है वो कितना है, दैट इज 120 डिग्री, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल निकला था क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन था। तो अगर आप साइक्लोप्रोपेन के साथ एसिडिटी का कंपैरिजन करोगे साइक्लोब्यूटेन का, उसके बाद पेंटेन
उसके बाद हेक्सेन, मान लीजिए आपके पास ये 4 है और ये 4 साइक्लो एल्केन्स का आपको एसिडिटी ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो आप कैसे करोगे? इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल आप देख लो। इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन इंटीरियर एंगल कितना होगा? 2 तरीके का एंगल होता है साइक्लो एल्केन्स में, एक है इंटीरियर और एक है एक्सटीरियर। इंटीरियर एंगल जितना छोटा होगा एक्सटीरियर एंगल उतना ही बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन इंटीरियर एंगल कितना है? 60 डिग्री। साइक्लोब्यूटेन के केस में कितना होगा? इंटीरियर एंगल होगा 90 डिग्री। इसका फॉर्मूला क्या है? इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि आप बस 360 को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ बॉन्ड से। अगर एस होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अगर एस है और एन है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, एक पॉलीगॉन में कितना नंबर साइड्स है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एस इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर इंटीरियर एंगल, ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे नेक्स्ट मॉलिक्यूल आप देखो, फॉर साइक्लोपेंटेन मॉलिक्यूल, यहाँ पे आप कैसे अप्लाई करोगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा? n है नंबर ऑफ साइड्स, तो 5 होगा फॉर साइक्लोपेंटेन। सो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, so 3 into 180 डिग्री, so 540 डिग्री। यह है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो हर एक इंटीरियर एंगल कितना होगा? s बाई एन, मतलब 540 डिग्री बाई 5, तो आपका आंसर आएगा 108 डिग्री। तो फॉर साइक्लोपेंटेन इंटीरियर एंगल होगा 108 डिग्री। वैसे ही अगर साइक्लोहेक्सेन का आप करोगे तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद आएगा इंटीरियर एंगल 120 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। अगर इंटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल करने के लिए आपको बस 360 डिग्री से माइनस करना पड़ेगा 60 डिग्री। सो 300 डिग्री यहाँ पे 270 डिग्री, यहाँ पे 252 डिग्री और यहाँ पे 240 डिग्री। तो आप देखो कि इंटीरियर एंगल जितना बड़ा होता जा रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल उतना ही डिक्रीज कर रहा है। और एक्सटीरियर एंगल अगर डिक्रीज करे उसका मतलब ये जो बाहर का CH बॉन्ड है, हर एक के बाहर में एक्सटीरियर में 2 CH बॉन्ड है, कोई भी एक कॉर्नर आप ले लो, इन सब पॉलीगन्स का CH बॉन्ड मिलेगा आपको, 2 CH बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में भी जो एंगल है वो भी डिक्रीज करेगा। जितना आप राइट हैंड साइड में जाओगे पॉलीगॉन का साइज जितना बढ़ेगा उतना ही HCH एंगल का वैल्यू उतना ही डिक्रीज करेगा। और इस कैरेक्टर बॉन्ड एंगल के साथ, इस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। HCH ये बॉन्ड एंगल जितना कम होता जाएगा इस कैरेक्टर भी कम होता जाएगा, और अगर इस कैरेक्टर कम होता गया तो उसके साथ साथ एसिडिटी भी डिक्रीज करता जाएगा। सो अगर इन चारों मॉलिक्यूल का साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, इन चारों मॉलिक्यूल का एसिडिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा होगा साइक्लोप्रोपेन का, फिर होगा साइक्लोब्यूटेन का, फिर होगा साइक्लोपेंटेन का एंड आखिरी में होगा साइक्लोहेक्सेन का। एंड दैट इज द यूज ऑफ कॉल्सन थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर एसिडिटी जजमेंट। एसिडिटी एंड बेसिसिटी को हम ऐसे जज करते हैं कॉल्सन थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन को अप्लाई करके। सो आज के लिए इतना ही। एसिडिटी का हमारा जितने भी फैक्टर है, एसिडिटी एंड बेसिसिटी को जो इफेक्ट कर सकते हैं, जितने भी फैक्टर्स, उनमें से हमने आज बस हाइब्रिडाइजेशन को देखा। इसके बाद भी 4 से 5 फैक्टर्स है, उसको हम लेक्चर नंबर 7 में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।